नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग ने राहुल गांधी की धड़कनें बढ़ा दी है। नतीजों से पहले ही राहुल गांधी हार मान चुके हैं और हार की बौखलाहट ऐसी है कि वो बीजेपी पर, पीएम मोदी पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सुपारा के घोटाले में पैसे बांटने का आरोप लगाया, तो इस मामले में राहुल गांधी भी कूद पड़े। बवाल का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसकी तिजोरी से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? तो वहीं राहुल गांधी की बौखलाहट ऐसी है कि वो फिर से अडानी का रट लगा रहे हैं, पर इस बार शरद पवार ने ही राहुल गांधी की पोल खोल दी है। शरद पवार ने कहा कि जब धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग हुई थी, उस समय अडानी ग्रुप ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली थी। तो वहीं राहुल गांधी ने 2011 में यूपीए शासन के दौरान जाति जनगणना को लागू ना करने को लेकर अपनी सरकार की भूल को स्वीकार कर लिया है। तो कैसे चारों तरफ से फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोटिंग तो पूरी हो गई है, नतीजे भी आने हैं, लेकिन नतीजों से पहले राहुल गांधी कैसे फंस गए हैं? देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। जिस तरीके से एक एक बातें आपने बताई, उन सारी बातों से तो यही लगता है उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो चुका है। एक तरफ वो 5 करोड़ रुपए का रट लगाए हुए हैं, जबकि विनोद तावड़े पर जो आरोप लगे हैं, हितेंद्र ठाकुर की पार्टी ने, बीबीए ने आरोप लगाए, इनके गुंडे जाकर वहां पर हंगामा खड़ा करते हैं, क्योंकि वसई, विरार और नालसोपरा, ये पूरा जो एरिया है पालघाट का, उस क्षेत्र में ये ठाकुर परिवार का वर्चस्व है। ये लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और वहां पर जितने बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, उन सब पर भी इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जा है। इन लोगों ने ये छोटी छोटी पार्टियां बना के रखते हैं, अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, और इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की तावड़े साहब के साथ, विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनको अगर जिम्मेदारी भी दी जाएगी तो एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर पैसा बांटने की, और उसमें भी 9 लाख समथिंग रुपया पकड़े गए वहां पर, और वो पैसा किसका था अभी जांच हो रही है। लेकिन उस पर राहुल गांधी अभी भी 5 करोड़ का रट लगाए हुए हैं, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर ने 5 करोड़ की बात कही, उनकी पार्टी वालों ने गिन लिया, पहले से ही स्कैन लगा लिया, स्कैनिंग मशीन में देख लिया कि देखो भाई 5 करोड़ रुपए बैग के अंदर है। भले ही उसमें 9 लाख निकले, 5 लाख निकले, 4 लाख निकले, लेकिन इस पर राहुल गांधी, जो कि एक झूठे आरोप लगाने वाले एक छोटे से नेता के ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि उसी की बात को ये टेम्पो से जोड़ रहे हैं कि सेब से कौन सा टेम्पो में भरकर कौन सा पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है। ये राहुल गांधी का आरोप है। अगर पीएम मोदी की बात करते हो आप, तो कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि टेम्पो में भरकर पैसे आपकी पार्टी के, आपके क्षेत्रों में आते रहे हैं, इसके ऊपर आपको एक बार खुलकर बोलना चाहिए। 5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, कुछ समय पहले जो वोट जिहाद के नाम पर 125 करोड़ रुपए आए, उस पर राहुल गांधी ने एक प्रतिक्रिया की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये पैसे जो है वो वोट जिहाद के लिए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को यह बोलना चाहिए था कि चुनाव के बीच जिस तरीके से ईडी रिवील कर रही है छापेमारी में जो पकड़े गए हैं, और अगर 125 करोड़ रुपए की लेन देन हो रही है, जिसमें कई बैंक अकाउंट ब्रांचेज में खोले जा रहे हैं, और अक्टूबर से इसकी प्लानिंग चल रही थी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव में पैसे बांटने का खेल चल रहा है। राहुल गांधी खुलकर बोलते कि हमारी पार्टी तो इसमें शामिल नहीं है, कोई और पार्टी है, कोई और ये मौलाना गैंग अगर इसमें इन्वॉल्व है, अगर मुसलमान चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई विदेशी एजेंसी प्रभावित करना चाहती है, आप रूस का ही नाम ले लेते, कहीं भी कुछ भी बोलते, लेकिन उस पर आपने चुप्पी साध ली, आपने स्वीकार कर लिया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप सही है। आपने जो आरोप लगाया उस पर तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है कि देखो भाई, ये पैसे किसके थे, कहां थे, ये सब स्पष्ट तरीके से हम मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव है इन विपक्षी पार्टियों का, इसके कारण उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से मना कर दिया। लेकिन अब दूसरी बात,
अगर आपके अंदर दम है तो ये बिटकॉइन वाले मसले पर दो चार शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें तो आपके नेता नाना पटोले फंसे हुए हैं, सुप्रिया सूले फंसी हुई है और इसका ऑडियो लीक हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऑडियो गड़बड़ है, एआई से तैयार किया गया है, तो भी आपको खुलकर बोलना चाहिए कि अगर ये सच्चाई इसमें निकली तो इन लोगों को हम अपनी पार्टी से बाहर करेंगे और फिर हम शरद पवार के साथ गठबंधन तोड़ लेंगे। अगर सच्चाई नहीं है तो फिर ये प्रोपेगेंडा। कल जिस तरह से विनोद तावड़े का पूरा हंगामे वाला वीडियो राहुल गांधी ने शेयर कर दिया, ट्वीट भी कर दिया, वैसे ही उनको ये ऑडियो क्लिप भी तो शेयर करना चाहिए था। बिल्कुल, और शेयर करके आप बताते कि देखिए ये गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये इस माध्यम से ऑडियो क्लिप को बनाया गया है, चाहे एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आपके पास ये विकल्प है कि आप नकार सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाना ये तो दिखाता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। सर, जो बीजेपी के अमित मालवीय हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने शरद पवार का एक वीडियो क्लिप इंटरव्यू का शेयर किया है, जिसमें शरद पवार साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अडानी ग्रुप को धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी पर, अडानी पर आरोप लगाते हैं। क्या इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? देखिए, अडानी के मसले पर राहुल गांधी पूरी तरह से अपने अलायंस पार्टनरों के बीच बेनकाब हो चुके हैं। इनकी समस्या यह है कि वो अडानी अंबानी का नाम लिए बिना कोई रैली को संबोधित नहीं कर सकते। उनके दिमाग में लग गया है कि हम ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर गरीबों का वोट चाहिए तो हमें किसी अमीर को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। आप हमें बताना पड़ेगा कि ये 2 4 5 बिजनेसमैन हैं, ये कारपोरेट हाउसेस हैं जो आपके पैसे को डकार रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी बजाज का नाम लिया? नहीं। कभी कहा कि जमुनालाल बजाज हैं जो आपके पैसे खा रहे हैं? कभी महिंद्रा का नाम लिया? अगर बजाज में ये अपना शेयर मार्केट में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिससे ये राहुल गांधी 3 करोड़ से 25 करोड़ के मालिक बन गए, तो उसमें राहुल गांधी उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी टाटा के बारे में क्यों नहीं बोलते कि देखो टाटा का सैकड़ों प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर है, टाटा पावर है, टाटा का एयर प्लेन है, टाटा का पूरा फ्लाइट का फ्लीट है और टाटा हर जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देश से विदेश तक। इनको कई जगह पर प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन फिर भी बीएसईएस के खिलाफ ये नहीं करेंगे, ये टाटा पावर के खिलाफ नहीं करेंगे जो बिजली की सप्लाई करती है और उसमें कई आरोप लग चुके हैं। ये उन सारे कारपोरेट हाउसेस को छोड़ देते हैं जो परिवारवादी पृष्ठभूमि से आया है, मतलब खानदानी बिजनेसमैन है, खानदानी ये कारपोरेट हाउसेस है। टाटा का ये 1917 से चल रहा हुआ, ये इसका कारोबार, इसका खानदान, और कांग्रेस की गोद में बैठे रहे ये लोग। ये बजाज ग्रुप जो कि गांधी जी के समय से ही कांग्रेस के लिए फंड देने वाले थे, ये जितने भी महिंद्रा हो या फिर डालमिया हो, ये सारे लोगों को देखिए। ये शोभना भारती हिंदुस्तान टाइम्स की, और इतना बड़ा हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग सीपी में ये कांग्रेस की सरकार में दी गई, जिसको रेंट पर दिया हुआ है, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा ग्रुप कांग्रेस के पीछे पीछे चलती है। तो ये सारे जो कारपोरेट हाउसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनके खानदानी बिजनेस जुड़े हुए हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो नए कारपोरेट तैयार हुए, जो नया नया बिजनेसमैन बना और जिसका खानदान गरीबों का था, उस पर बात नहीं करेंगे कि अडानी का 3 पीढ़ी पहले क्या स्थिति थी, अंबानी के पिता ये यानी कि मुकेश और अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने कैसे बिजनेस शुरू किया था, ये बात तो राहुल गांधी नहीं बोले कि धीरू भाई अंबानी क्या किसी जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, कोई करोड़पति घर में पैदा हुए थे। लेकिन वो बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने एक सेलेक्टिव परसेप्शन बना लिया है कि सबसे ज्यादा नाम अभी पूरे हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी का चल रहा है, तो उसको टारगेट करो ताकि गरीबों के बीच, सामान्य लोगों के बीच अगर कुछ इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है जो हमेशा से किसी भी वर्ग में रहता है कि अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 5 लाख रुपया की इच्छा होगी और उसमें वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो उस फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाने की कोशिश करें। ये एक साइकोलॉजी है और ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें राहुल गांधी खुद फंस जाते हैं। पिछली बार भी अडानी के ऊपर बोला तो शरद पवार ने 2 बार अडानी से मुलाकात की और गौतम अडानी से मुलाकात करने के बाद भी शरद पवार ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कह दिया कि देखो भाई, आप जिस तरीके से कारपोरेट हाउसेस को टारगेट कर रहे हो, ये हम लोगों ने अपनी राजनीति में नहीं किया। हम लोग भी करते थे
किसी स्तर पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी का विरोध करते रहे, हम सोशलिस्ट बने रहे, लेकिन संसद के अंदर ऐसे किसी एक को टारगेट नहीं करते थे। और इस बार भी वही बात की गई, क्योंकि राहुल गांधी तो कांग्रेस की बात कर रहे थे और उन्होंने धारावी प्रोजेक्ट का नाम ले लिया और अडानी का नाम ले लिया। ये 2022 में अगर ये प्रोजेक्ट आया सामने तो उससे पहले सरकार किसकी थी? उद्धव ठाकरे की सरकार थी। जून में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है और उसके बाद शिंदे सीएम बने हैं और उससे पहले इस प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही थी। ग्लोबल टेंडरिंग हुआ था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था कि यहां कंट्रोवर्सी होगी। यह संभावना नहीं है इस बात की कि यहां इजी तरीके से ये जो झुग्गी झोपड़ी और चौल बने हुए हैं वो सब छोड़कर चले जाएंगे। रीडेवलपमेंट के नाम पर भी इनको अगर रिप्लेस करेंगे तो भी ये परेशानी पैदा करेंगे, इसलिए कोई आना नहीं चाहता था। और शरद पवार यही नेगोशिएट कर रहे थे, अडानी के साथ मीटिंग कर रहे थे कि किसी तरह ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किसी तरीके से ये एशिया के सबसे बड़े स्लम का विकास कर दीजिए, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को भी टारगेट कर रहे हैं, शरद पवार को भी टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है कि अगर आपको कांग्रेस की राजनीति करनी है तो फिर आप गठबंधन की राजनीति छोड़ दीजिए, हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते। अगर आपको अकेले चुनाव लड़ना है, आप जो मुद्दे लाएंगे उसके लिए हम या तो विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप गठबंधन से चुनाव लड़ें और हम लोगों को मुद्दों को छोड़कर कभी वीर सावरकर के खिलाफ जाएं, कभी अडानी के खिलाफ जाएं और जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सरदर्द बन सके। ये स्थितियां राहुल गांधी के खिलाफ रही है। सर, एक और मुद्दा है जो राहुल गांधी बार बार उठाते हैं, जातीय जनगणना का। अब उसको लेकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है यूपीए शासनकाल की। देखिए, जिस तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन की बात हमने किया और जैसा आपने बताया कि एक दिन में 1-2 दिन के अंदर राहुल गांधी ने 4-5 मुद्दे को कवर किया जी। और उसमें हर मुद्दे पर ऐसे माफी मांगते फिर रहे हैं जैसे कि उनके अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से थोपा गया है। अब राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर फंसे हुए हैं, हर जगह ये बात चल रही है। जब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कास्ट सेंसस की बात उठाता है तो सबसे पहले वही बात सामने आती है कि 1956 में आपने जो बंद करवाया था, ब्रिटिश काल में तो होता था और उसी का जिक्र अब तक किया जा रहा है। तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या जवाहरलाल नेहरू इतने दिग्भ्रमित थे, बेवकूफ थे, मूर्ख थे जो नहीं जानते थे कि जातीय जनगणना करवाना चाहिए? या इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय यह बात नहीं उठी थी? या फिर आपके यूपीए 1 यूपीए 2 यानी मनमोहन सिंह की सरकार और सुपर पीएम सोनिया गांधी, उन लोगों के दिमाग में कूड़ा भरा हुआ था जो ये बात सामने नहीं आई कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए? अब ये बातें जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह पर बोला जाता है तो इनको सलाह दी गई कि आप अब सोनिया गांधी के खिलाफ भी बोल दो। अपनी मां को उन्होंने फंसा दिया और उनके लिए माफी मांग रहे हैं, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 में मनमोहन सिंह दिखावे के प्रधानमंत्री थे। ये तो सब लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह का कोई फाइल सोनिया गांधी के ऑफिस से होकर ही गुजरता था और वही आखिरी मुहर लगाती थी। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार के समय में कास्ट सेंसस नहीं करना बड़ी गलती थी और उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं, आगे हम उस गलती को सुधारने के लिए तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं, तो ये तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से जाकर पूछे, वो अभी भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था, और सार्वजनिक मंच पर सोनिया गांधी को लाएं और उस समय के कैबिनेट के सारे लोगों को, चाहे चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है, ये मनीष तिवारी हैं, ये सारे लोगों को एक मंच पर लाएं, क्योंकि ये लोग तो राहुल गांधी से चिढ़े हुए हैं। अभी कांग्रेस के अंदर ओल्ड ब्रिगेड जो है कांग्रेस का, वो सब इसी बात पर चिढ़ा हुआ है कि जब मौका मिलता है राहुल गांधी यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि देखो भाई, उस समय हमने ये गलती कर दी थी, उस समय ये काम नहीं हुआ था, उस समय इन लोगों ने विकास का काम नहीं किया, उस समय के मंत्रियों ने कोई बेहतर काम नहीं किया, इसलिए 2014 में हम हार गए। तो जो परिस्थितियां पैदा कर दी है राहुल गांधी ने, उससे ओल्ड ब्रिगेड नाराज है। और आज तो यह साबित हो गया कि राहुल गांधी ने यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार को नकारा निकम्मा बता दिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ने राहुल गांधी की नींद हराम कर दी है, तो वहीं अडानी का मुद्दा भी फेल हो गया है। शरद पवार ने ही पोल खोल दी है। शरद पवार ने राहुल गांधी की तरफ से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ धारावी परियोजना के संबंध में लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। पवार की टिप्पणी इस संदर्भ में दिलचस्प है कि राहुल गांधी बार बार लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो धारावी
परियोजना को रद्द कर देंगे, उस पर कई आरोप भी लगाते हैं। लेकिन शरद पवार ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। तो एक साथ राहुल गांधी कई सारी मुसीबत में फंस गए हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।